हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एंट्रोपी का एक नया एंगल दिया था। एंट्रोपी को हमने ब्लैक एनर्जी, वाइट एनर्जी यानी ब्लैक मनी और वाइट मनी से रिलेट कर दिया था और मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब यूनिवर्स की ब्लैक एनर्जी बढ़ रही है। यानी डे बाय डे यूनिवर्स की यूजलेस एनर्जी बढ़ रही है, यूजफुल एनर्जी कम हो रही है। और सही देखा जाए तो यही एक परमानेंट चेंज है जो हम डेली यूनिवर्स में कर रहे हैं। डे बाय डे हम यूनिवर्स में ये चेंज कर रहे हैं। यानी अगर मैं यहाँ से ही चल के यहाँ आ रहा हूँ तो मैंने यूनिवर्स की कुछ यूजफुल एनर्जी को कम कर दिया, यूजलेस एनर्जी को बढ़ा दिया। अगर मैं फिर पीछे जा रहा हूँ तो फिर से मैंने कुछ यूजफुल एनर्जी को कम कर दिया और यूजलेस एनर्जी को बढ़ा दिया। ये एक परमानेंट चेंज जो है वो आप और हम सभी कर रहे हैं यूनिवर्स के अंदर। डे बाय डे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब डे बाय डे यूनिवर्स की यूजलेस एनर्जी बढ़ रही है। राइट तो यहां तक हमने डिस्कस किया था, फॉर्मूले थे, क्वेश्चन थे, जो भी हमने किए। अब यहां पर लास्ट एक और पार्ट पर हम आ रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर अब बहुत ही ढंग से आप सुनना। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनिशियली आपको लगेगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपने अभी तक सीखे थे इस चैप्टर के अंदर, कुछ देर के लिए आपको शायद ऐसा लगेगा कि यार सर वो तो गलत लग रहा है हमें। यस, आपको वो गलत लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर से आपको कुछ नए थॉट के साथ उन सारे कॉन्सेप्ट को सोचना होगा। जब नए थॉट के साथ आप उन सारे कॉन्सेप्ट को फिर से सोचोगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट सही लगेंगे। हाँ, बस उसमें कुछ एड ऑन जरूर होगा, कुछ अलग तरह से आपको सोचना होगा। जैसा आप पहले सोच रहे थे एग्जैक्टली आपको वैसा नहीं सोचना है, कुछ अलग तरह से आपको इसको सोचना होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझने के लिए पहले आपको एक और टर्म समझनी पड़ेगी। वैसे तो बहुत कॉमन सी टर्म है, कह सकते हो, जो शायद आप 7th 8th या 9th 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। उसी टर्म की मैं पहले बात कर रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं स्लोप, जिसे कहा जाता है स्लोप। तो स्लोप बेसिकली जो आप कहते हो वो क्या होता है उसकी मैं बात करता हूं। जैसे ये y वर्सेस x का कर्व है, ये y वर्सेस x का कर्व है। इस कर्व के लिए हम क्या कहते हैं, हर एक पॉइंट पर स्लोप अलग अलग है, राइट। हाँ, लेकिन यही अगर स्ट्रेट लाइन है तो जो स्लोप है वो सेम है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, अब हम इस स्लोप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप इस स्लोप को कैसे लिखते हो। ठीक है, एक तो वर्ड आ गया स्लोप, आपके माइंड में स्लोप को लेके कुछ पिक्चर बनी हुई होगी, वॉटेवर। मुझे वापस से जीरो लेवल पर जाके समझना है कि व्हाट इज स्लोप। मैथमेटिकली आप में से हो सकता है ये कहते हाँ सर पता है स्लोप तो क्या आता है, dy बाई डी एक्स। स्लोप इज dy बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन आता है सर, अब आपने बहुत बार क्या होता है स्लोप और dy बाई डी एक्स, ये वर्ड इतनी बार आप पढ़ चुके हो कि आपको लगता है हाँ स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप। ठीक है, आपने इन दोनों को इससे रिलेट कर दिया तो आपको बड़ा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन मेरे को ये लगता है dy बाई डी एक्स स्लोप कैसे, इसका कोई और नाम क्यों नहीं। वाई dy बाई डी एक्स इज स्लोप, या स्लोप को लेके मैं क्या सोचता हूं, स्लोप को लेके मैं क्या सोचता हूं। क्या अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज स्लोप तो आप क्या कोई डेफिनेशन देने वाले हो मुझे इसकी, या आप बोलोगे हाँ सर dy बाई डी एक्स, या हाँ सर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी और इसके अंदर m इज स्लोप, इसके अंदर व्हाट इज m इज स्लोप। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, पहले बिल्कुल
हो सकता है अभी भी मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको वो बात नहीं समझ में आ रही होगी, बहुतों को लग रहा होगा सर इसमें क्या है, इसमें क्या है, लेकिन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज स्लोप। अच्छा एक बार के लिए मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स पढ़ता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको कुछ लैंग्वेज में बोल सकते हो क्या, रादर देन आप बोलो डी वाई बाई डी एक्स, लैंग्वेज कुछ। जब मैं ये पूछता हूं ना तो बहुत बार स्टूडेंट क्या बोलते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वेरी गुड, समझ में आ गया अब बिल्कुल, है ना। एक और नई टर्म, स्लोप क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ये एक नई टर्म और आ गई, मुझे तो इससे भी कुछ समझ में नहीं आया। यानी लैंग्वेज ये नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई ये नहीं है, कुछ और नहीं। अच्छा अब यहां पर क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं कि डी वाई बाई डी एक्स, जहां पर डी वाई क्या है, स्मॉल चेंज इन वाई, राइट, स्मॉल चेंज इन वाई। डी एक्स क्या है, स्मॉल चेंज इन एक्स। क्या लगता है डी वाई बाई डी एक्स भी एक स्मॉल क्वांटिटी होगी, डी वाई बाई डी एक्स स्मॉल हो ये कोई जरूरी नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बहुत कम भी हो सकती है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, राइट। स्लोप जिसे आप कह सकते हो कम भी हो सकता है। तो यहां पर डी वाई, हाँ दैट इज स्मॉल चेंज इन वाई, डी एक्स ये भी स्मॉल चेंज इन एक्स है, बट डी वाई बाई डी एक्स क्या ये स्मॉल चेंज हो, ये स्मॉल वैल्यू होगी, ये कोई जरूरी नहीं है, स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, मीडियम कुछ भी हो सकती है वैल्यू। लेकिन अब क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूं, जैसे बहुत बार क्या होता है, आप जैसे वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय मोल्स कर दिया मैंने, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, राइट। पर मोलर वॉल्यूम भी बोल देते हैं इसको, मोलर वॉल्यूम भी बोल देते हैं, या यानी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, पर मोल वॉल्यूम, पर मोल वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय मोल्स, मोलर मास, मोलर मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी पर यूनिट मोल्स, वॉल्यूम पर यूनिट मोल्स, मास पर यूनिट मोल्स, राइट। पर 1 मोल का मास, 1 मोल का वॉल्यूम। तो क्या यहां पर भी अगर हम बात करें डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की अगर मैं बात करूं, इसको क्या हम कुछ लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जैसे मतलब क्या हुआ इसका, आप इसको ऐसे कहते हो यहां पर समथिंग लाइक दैट, ये x में हमने dx का चेंज किया तो y में कितने का चेंज हुआ, dy का। तो x में dx का चेंज करने पर y में कितना चेंज हुआ, dy का। तो अगर x में मैं 1 का चेंज कर रहा हूं तो y में कितने का चेंज होगा, dy बाई dx। यानी dy बाई dx क्या है, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, पर यूनिट चेंज इन x। यहां कंफ्यूजन होता है, बहुतों को लगता है सर पर यूनिट चेंज इन x नहीं, बहुतों को क्या लगता है सर पर x में 1 का चेंज नहीं, x में dx का चेंज। देखो x में अगर dx का चेंज कर रहे हो तो y में जो चेंज हो रहा है वो dy का हो रहा है। x में अगर dx का चेंज कर रहे हो तो y में जो चेंज हो रहा है वो dy का हो रहा है, ये y में चेंज है। ये क्या है फिर, dy बाई dx क्या है, तो dy बाई dx क्या है, जब x में 1 का चेंज होगा
तो y में जो चेंज होगा वो dy बाय dx है। समझ में आई मेरा? x में 1 का चेंज होगा तो में जो चेंज होगा वो dy बाई dx है, यानी यस इट इज चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। अब यहां कंफ्यूजन होता है, क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर क्या होता है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो पर यूनिट चेंज इन x बोलने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है पर यूनिट, क्योंकि यहां पर थ्रू आउट जो है y x के साथ जो चेंज वेरी कर रहा है वो लीनियरली वेरी कर रहा है। जैसे यहां कर रहा था वेरी, वैसे ही यहां कर रहा है, वैसे ही यहां कर रहा है। तो y का जो चेंज है x के साथ वो यहां पर सेम आ रहा है। तो अगर आप स्मॉल चेंज यानी x में थोड़ा सा चेंज करके y में चेंज निकालोगे और फिर dy बाई dx निकालोगे तब भी वैल्यू वही आएगी। और x में अगर 1 का चेंज करके निकालोगे, x में अगर 1 का चेंज करके y में चेंज निकालोगे तो भी वैल्यू dy बाई dx की वही आएगी, तो भी dy बाई dx की वैल्यू वही आएगी। यानी यूं कह सकते हो आप कि राइट नाउ यहां पर dy बाई dx इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y बाई डेल्टा x। सुनते रहना मेरी बात को, आपको अच्छी तरह से सुनना होगा। हो सकता है अभी भी आप में से बहुतों को शायद जो मैं प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगी, और प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी तो सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा। प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी, अभी तो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको, यानी आपका स्लोप वर्ड जो आप सोचते हो उसको कैसे सोचना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। dy बाई डी, बहुतों के माइंड में ये था dy बाई dx तो स्मॉल होता है। पहली चीज बता दूं dy बाई dx की वैल्यू स्मॉल नहीं होती, dy स्मॉल है dx स्मॉल है, लेकिन ये dy बाई dx का रेशियो है। किसी भी स्मॉल क्वांटिटी को किसी और स्मॉल क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो वो बहुत बड़ी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, दोनों स्मॉल तो है लेकिन कौन कितनी ज्यादा स्मॉल है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहां पर इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन तो आपको लगता है बड़ा नॉर्मल है सर, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं। इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन तो हो सकता है कि आपको लगे कि dy बाई dx या डेल्टा y बाई डेल्टा x में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लीनियरली चेंज हो रहा है। आपके लिए यहां प्रॉब्लम यहां आती है, प्रॉब्लम आपको यहां आती है। अब मैं इसको यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसका क्या मतलब। इवन यहां पर जब आप बोलते हो ना स्लोप तो आप क्या बोलते हो, टेंजेंट। ये इस तरह से भी बात करते हो। dy बाई dx जैसे ही आप बोलते हो ना तो ये एक टेंजेंट आप पर ड्रॉ करते हो। टेंजेंट मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। आप एक स्ट्रेट लाइन यहां पर ड्रॉ करते हो, आया ना? नाउ यहां पर अब मैं इसकी बात कर रहा हूं dy बाई dx। बेसिकली आपने यहां पर क्या किया, पहले x में एक स्मॉल चेंज किया, y में एक चेंज आया, उसके कारण इसमें थोड़ा सा चेंज है तो ये वैल्यू भी कम है। अब आप यहां पर क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो यहां पर कि y जो है इस छोटे से पार्ट में x के साथ जैसे चेंज हो रहा है, अब हम मान लेते हैं कि y x के साथ उसी तरह से चेंज होगा। मतलब आपने क्या मान लिया, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन कर ली, था नहीं यहां पर स्ट्रेट लाइन, आपने एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन कर ली। और अब आप यहां से ये कहना चाह रहे हो, ये स्लोप आपको क्या बता रहा है कि अब अगर y x के साथ इसी तरह से चेंज होगा, y x के साथ इसी तरह से चेंज होगा, यानी कर तो ये था बट अब आप इस वाली लाइन की बात कर रहे हो, आपके माइंड में ये है। तो x में 1 का चेंज होने पर y में इतना चेंज होगा, y में जो है वो इतना चेंज होगा, ये आप कह रहे हो। ये dy बाई dx बता रहा है कि अगर y यानी अगर यहां पर y x के साथ उसी तरह से चेंज होगा, उसी तरह से मतलब यूं कह सकते हो जैसे इस पार्ट में हो रहा था, यानी थ्रू आउट ऐसे ही चेंज होगा, तो x में 1 का चेंज होने पर y में इतना चेंज होगा, राइट? लेकिन आप कह सकते हो सर एक्स वाई जो है थ्रू आउट तो ऐसे चेंज नहीं हो रहा है, वो तो यहां पर कुछ अलग तरह से चेंज हो रहा है, यहां पर कुछ अलग तरह से चेंज हो रहा है, यहां पर कुछ अलग तरह से चेंज हो रहा है। सही बात है, यहां कुछ अलग तरह से चेंज हो रहा है, यहां कुछ अलग हो रहा है, यहां कुछ अलग हो रहा है, ये तो अलग, इसीलिए हर जगह का dy बाई dx अलग अलग है।
हर जगह का dy बाई dx अलग अलग है, लेकिन ये dy बाई dx इसीलिए यहां का अलग है, यहां का अलग है, यहां का अलग है, यहां का अलग है, सबका अलग का अलग है। लेकिन अब ये जो dy बाई dx है यहां वाला, ये आपको पता है यहां का स्लोप अलग है, यहां का अलग है। ये dy बाई dx आपको क्या बता रहा है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में जैसे y x के साथ चेंज हो रहा है, अगर उसी तरह से चेंज होगा तो x में 1 का चेंज होने पर y में इतना चेंज होगा, y में इतना चेंज होगा। ये dy बाई dx बता रहा है। अब आपको देखना है कि क्या y x के साथ थ्रू आउट वैसे ही चेंज हो रहा है, क्या y x के साथ थ्रू आउट वैसे ही चेंज हो रहा है जैसे स्ट्रेट लाइन के केस में हो जाता है। स्ट्रेट लाइन के केस में क्या हो जाता है कि हाँ y यहां पर भी x के साथ उसी तरह से चेंज हो रहा है, यहां पर भी उसी तरह से चेंज हो रहा है, यहां पर भी उसी तरह से चेंज हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ यहां पर तो एक्चुअल में भी अगर x में हम 1 का चेंज करेंगे तो y में जो चेंज होगा वो इसके बराबर होगा एक्चुअल में। लेकिन अगर कर्व इस तरह का है, अगर कर्व इस तरह का है तो यहां पर ये dy बाई dx जो है वो इस पूरे कर्व की बात ही नहीं कर रहा। इस dy बाई dx को इस ये जो dy बाई dx है वो तो यहां का है, उसका इससे मतलब नहीं। वो तो ये कह रहा है कि हाँ इस पार्ट में y x के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, इस पार्ट में y x के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, थ्रू आउट ऐसे ही करेगा। यानी स्ट्रेट लाइन इमेजिन करते हुए हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन इमेजिन करते हुए हम बात कर रहे हैं। इसको अब मैं ऐसे यूज कर सकता हूं, कैसे? मैंने dy बाई dx की वैल्यू निकाल दी कि ये मेरा dy बाई dx आ गया। अब आप मुझसे पूछते हो कि सर आप ये जो dy बाई dx है ये है कि x में 1 का चेंज होने पर y में इतना चेंज होगा। जब भी मैं ये लाइन बोल रहा हूं, अब ये मेरा इसके साथ एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या है कि x में 1 का चेंज होने पर y में इतना चेंज होगा, प्रोवाइडेड, ये लाइन इसके साथ में है हमेशा, जो यहाँ लिखी हुई नहीं है, बट आपको सोचनी है कि x में 1 का चेंज होने पर y में इतना चेंज होगा, प्रोवाइडेड y x के साथ इसी तरह से वेरी करता रहेगा। तो अब यहां पर कोई आपसे कह दे कि इसका dy बाई dx कुछ है इतना, बताओ x में 5 का चेंज करने पर y में कितना चेंज होगा? मुझे यहां पर इस मान लो कुछ dy बाई dx दे रखा था यहां पर, और अब मुझे कहा ये वैल्यू थी और कहा कि अब अगर हम x में 5 का चेंज करेंगे, 5 का चेंज करेंगे तो y में कितना चेंज होगा? तो मैं यहां पर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि इस पूरी रेंज में y x के साथ उसी तरह से मल्टीप्लाई, उसी तरह से वेरी कर रहा है। लेकिन अगर आप मुझे यहां का dy बाई dx दे देते हो, कुछ भी वैल्यू आपने दे दी, और अब मुझे आप यहां पर कहते हो कि सर अब यहां पर ये कर्व तो ऐसा था, अब बताओ x में 5 का चेंज होने पर ये वैल्यू दी गई, मुझे ये वैल्यू उस पॉइंट पर यहां पर इसका स्लोप दे रखा है 3 या 4 जो भी होगा, व्हाटएवर जो भी इसकी वैल्यू है, ये स्लोप मुझे दे रखा है 3, 4, 5, 6, 0.3, 0.4 व्हाटएवर जो भी होगा, प्लस या माइनस। अब मुझे कहा जा रहा है कि सर आपने ये वैल्यू ली, अब आप ये बताओ कि अगर x में हम 5 का चेंज करते हैं तो y में कितना चेंज होगा? तो मैं यहां पर इसको 5 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि कर्व मेरा ऐसा है, तो इस कर्व के लिए मैं ये बोलूंगा कि नहीं, y x के साथ जिस तरह से यहां वेरी कर रहा है थ्रू आउट ऐसे वेरी नहीं कर रहा है, थ्रू आउट वैसे वेरी नहीं कर रहा है, तो मैं यहां पर इसको 5 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। लेकिन ये टर्म तो यही बता रही है, ये ऐसा थोड़ी कि यहां पर ये 3 डिफाइन नहीं होगा। ये 3 अगर मैं यहां लिखता हूं तो इस 3 का तो मतलब क्या हुआ? ये तो dy बाई dx है, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, प्रोवाइडेड, ये लाइन को याद रख, प्रोवाइडेड y x के साथ उसी तरह से वेरी करेगा। ये टर्म ही उसी तरह से डिफाइन हो रही है। इसको मैं और समझाता हूं आपको, शायद आपको इससे ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जो CV होता है, जो CV होता है, ये किस कंडीशन पर डिफाइन हुआ है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो CV डिफाइन हमने किया है। अब CV तो डिफाइंड हो गया, किस कंडीशन पर? कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये हमने वहां पर डिफाइन कर दिया। अब यहां पर इसका यूज कहां करना आपको आगे,
कहां नहीं करना है ये आप पर डिपेंड करता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि मैं जो इसको कहां मैं यूज कर सकता हूं, कहां मैं इसको यूज नहीं कर सकता हूं। dy बाई dx तो मैंने डिफाइन कर दिया, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x प्रोवाइडेड y x के साथ उसी तरह से वेरी करता रहेगा। अब इसका आगे यूज क्या है कि बताओ x में 5 का चेंज होगा तो y में कितना चेंज होगा। यहां पर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, सीधी सी बात। तो ये यहां पर आगे इसका क्या यूज है, टर्म तो डिफाइन हो गई, CV यहां पर हमने डिफाइन कर लिया, डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीवी dt। यहां पर चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो, आप वो डेटा यूज करते हो एनसीवी डेटा वाला, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट, क्योंकि वो टर्म तो डिफाइन है, CV की वो टर्म डिफाइन है, और उस CV के डेटा को आप ऐसी जगह पे यूज कर रहे हो जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज CV तो आपको ये कह रहा है, वो एक टर्म डिफाइन हो गई। इसको अब कहां आगे यूज करना है वो आपको अलग से देखना पड़ेगा। उसी तरह से dy बाई dx तो हमने डिफाइन कर दिया, dy बाई dx तो इसके लिए भी डिफाइन होगा, dy बाई dx तो इसके लिए भी डिफाइन होगा। हाँ, यहां पर आप कह सकते हो dy बाई dx यहां 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 सबकी वैल्यू सेम होगी, यहां dy बाई dx की वैल्यू कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां पर dy बाई dx की वैल्यू हर जगह अलग अलग होगी, हर जगह dy बाई dx की वैल्यू यहां पर अलग अलग होगी। लेकिन हर जगह dy बाई dx तो आप डिफाइन कर रहे हो, आप हर जगह dy बाई dx डिफाइन करो, यानी यहां से यहां इस छोटे से पार्ट में आपने कह दिया बहुत छोटा है, ये तो ऑब्वियसली मैं लाइन भी नहीं बना सकता, बहुत छोटा है, तो यहां पर मैंने कह दिया dy बाई dx इज 3 मतलब बोलूंगा क्या मैं, तो यही है कि यहां पर पहले उसी तरह से क्या कि x में थोड़ा सा चेंज, y में थोड़ा चेंज निकाला। अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि जैसे इस छोटे से पार्ट में y x के साथ चेंज हो रहा था, अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा, यानी ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब आपके माइंड में क्या आ गई, एक पिक्चर क्या बन गई स्ट्रेट लाइन की, कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन की इमेज बन गई तो x में 1 का चेंज होने पर y में इतना चेंज होगा। अगर ये यहां पर करनी ये स्ट्रेट लाइन होगी तो आपका जो ये थॉट है कि हाँ सर x में अगर 10 का चेंज कर दूंगा तो y में इतना चेंज हो जाएगा, x में 20 का चेंज कर दूंगा तो y में इंटू 20 कर दूंगा, ये सब ठीक है। क्यों? क्योंकि y x के साथ उसी तरह से वेरी करे। तो ये पर यूनिट चेंज इन x डिफाइंड हो रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये जो dy बाई dx है ये पर मोल के लिए डिफाइन हो रहा है, ये पर, इसको आप यूं भी कह दो, आपने पहले मान लिया कि 0.1 मोल का वॉल्यूम आपने निकाला, 0.1 मोल का वॉल्यूम आपने निकाला, लेट से 0.1 मोल का वॉल्यूम कितना आ गया 20 ml, कुछ भी लिखना, 0.1 मोल का वॉल्यूम 20 ml है, लेकिन अब मैं इससे 1 मोल का वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाई 0.1, ये क्या, अब 20 बाई 0.1 को आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 0.1 का नहीं बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो dy बाई dx भी क्या है, चेंज इन y, जब x में कितना चेंज होगा 1 का चेंज होगा। यहां पर भी ये यूनिटरी लगी है, 0.1 मोल का वॉल्यूम 20 ml तो 1 मोल का 20 अपॉन 0.1। dx जब x में चेंज हो रहा है तो y में चेंज dy हो रहा है, तो इसमें 1 का चेंज होने पर इसमें कितना चेंज होगा dy बाई dx। होपफुली कुछ समझ में आया होगा, हो सकता है आपको लग रहा हो पूरा नहीं आया हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो माइंड में मैंने कन्फ्यूजन अच्छा खासा क्रिएट किया है, वो भी मेरे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जो आप सोचते आए हो वो गड़बड़ है बिल्कुल। एक तो आपके माइंड में अगर ये है कि dy बाई dx इज फॉर स्मॉल चेंज इन x तो गलत है, dy इज चेंज इन y व्हेन देयर इज स्मॉल चेंज इन x, तो dy बाई dx जो है वो x में स्मॉल चेंज के लिए नहीं है, क्योंकि x में स्मॉल चेंज के लिए जो y में चेंज है वो dy है। और अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, dy बाई dx, वो यूनिटरी लगा के आप सोच सकते हो। तो ओवरऑल अब आपको ये लाइन जो है ना, जो मैं कह रहा हूँ ना, वो भी आपके माइंड में घुसेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो पुराना इतने सालों का जो थॉट है ना वो आपको हटाना होगा, और मेरी जो बातें हैं उसको बोलनी होगी बार बार, जब तक, देखो विश्वास करना पड़ेगा, पहला काम तो विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ सर जो कुछ कह रहे हैं ना उसमें कुछ हो सकता है। पहले तो आपको इस स्टेज पे आना होगा कि यही सही है, ये सोच के फिर मेरी बात को, यानी ये सही है, मुझे इसी तरह से सोचना है, मुझे इसी तरह से सोचना है, तब जाके मेरी बात आपको जल्दी समझ में आएगी, तब जाके चल। और अगर आप उस तरह से नहीं सोचोगे, नहीं
अगर अभी भी आपके मन में ये कुछ आ रहा हो कि यार किसी तरह से सर की बात गलत हो जाए, तो आपको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा मेरी बात समझने आने में, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। राइट, ठीक है। तो एट द एंड मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये जो dy बाई डी एक्स है इसे आप बोलोगे इट इज चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x प्रोवाइडेड y x के साथ उसी तरह से चेंज होता रहे जैसा इस छोटे से पार्ट में चेंज हो रहा है। दैट्स इट। यूज कहाँ आएगा वो मैं बताऊंगा, इसको हमें यूज कहाँ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके सपोर्ट में मैंने छोटी छोटी चीजें और बताई आप लोगों को, तो ये आपको हेल्प करेगी। बट हाँ यस, ये बहुत सही है जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो थोड़ा टफ पार्ट है। और वो टफ इसलिए पता, जिस दिन आपको मेरी ये स्लोप वाली बात समझ में आ गई ना, जो मैं पूरा ये समझाने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। ये टफ नहीं है, टफ है स्लोप वर्ड को समझना। और ये dy बाई डी एक्स नहीं है, dy बाई डी एक्स तो है, इसे तो आप कोई से भी टर्म डिफाइन कर सकते हो। ये तो बहुत सारी टर्म, आप v वर्सेज n का कर्व प्लॉट कर सकते हो, बहुत सारे कर्व प्लॉट कर सकते हो, इसमें भी ये टर्म डिफाइन होती है dv बाई dt, यहां पर भी डिफाइन कर सकते हो। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यहां पर भी ये टर्म डिफाइन होती है। यहां पर भी आप इसको इस कर्व का क्या बोल सकते हो, स्लोप बोल सकते हो। तो बट इस स्लोप वर्ड को समझना होगा, यानी मैं ये कहना चाहता हूं स्लोप इज नथिंग बट इट इज चेंज, जो भी यहां पर पैरामीटर है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर प्रोवाइडेड जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ उसी तरह से वेरी करेगा जितना इस छोटे से पार्ट में, इस छोटे से पार्ट में यानी इस तरह से वेरी करेगा तो होगा। इसीलिए आप स्लोप को टेंजेंट बोल देते हो, यानी स्लोप जो है वो आपको इस टेंजेंट की तरह बात करता है। यही होता है। अगर इसकी वैल्यू मैं दे दूं आपको राइट नाउ, इस छोटे से वन 3, आप इसको इंटीग्रेट करोगे dv अपॉन dt 3, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास इस स्ट्रेट लाइन की क्या आ जाएगी, इक्वेशन यहां पर आ जाती है। खैर होपफुली समझ में आई होगी मेरी बात, और थोड़ा सोचोगे और समझ में आएगी। अब मैं आ जाता हूं मेरे दूसरे वाले पार्ट पर, जो हेडिंग मैंने यहां पर डाली हुई है, मैं अब उसकी बात कर रहा हूं। यहां पर हमने कुछ केसेस लेते थे, यही एग्जांपल मैं बार बार लेता हूं। यहां पर एक कोई गैस है जिसका वॉल्यूम V है, और लेट्स से यहां पर जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम है 2V, ठीक है। यहां पर कोई गैस, अब हमें पता है, लेट्स से यहां पर 3 मोल ले लेता हूं, थोड़ी लैंग्वेज आसान रहेगी बोलने में। हम इस वॉल को ओपन करते हैं, वॉल को ओपन करेंगे तो क्या लगता है ये तीनों मोल यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे क्या? तीनों मोल तो शिफ्ट नहीं होंगे, हाँ मोल्स यहां जाएंगे, और आपको पता है वॉल्यूम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो यहां पर 1 मोल और यहां पर कितने मोल, 2 मोल, यानी यहां से यहां कितने मोल ट्रांसफर हुए, 2 मोल। यहां से यहां कितने मोल ट्रांसफर हुए, 2 मोल, राइट। तो अब हमें यहां पर इसी को थोड़ा ग्राफिकली देखना है, कैसे कि अगर 3 में से 2 मोल शिफ्ट हुए, हो रहा है प्रोसेस, लेकिन क्या 2 मोल जब तक शिफ्ट हो रहा है तब तक तो प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब जब तक 2 मोल शिफ्ट हो रहा है, यानी इस 3 में से 2 यानी 66%, तब तक तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब तब तक यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही होगी, इसीलिए चेंज हो रहा है। 66% यानी 100/200/3 लिख देता हूं। ये यहां पर क्या है, एक्सटेंट ऑफ चेंज, जो भी चेंज हो रहा है उसका एक्सटेंट। यहाँ 100%, यहाँ 0%, तो हम देख रहे हैं कि मोल्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, लेकिन 100% शिफ्ट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ आके प्रोसेस रुक जाएगा। इसके बाद प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब भी यही है कि अगर इसके बाद प्रोसेस होगा तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी, इसीलिए नहीं हो रहा है। अगर बढ़ती तो प्रोसेस होता है, यानी इसके बाद कम हो रही होगी, यानी यहां पर अभी मैंने कर्व नहीं बनाया, लेकिन ये कंफर्म है कि कम होगी, इसीलिए वो प्रोसेस आगे नहीं हो रहा है। हाँ, कर तो ऑन पेपर सोच के बनाया जा सकता है कर कैसा होगा, लेकिन उसको भी आसान बनाने के लिए मैं इसको ऐसे पुट कर सकता हूं कि ये 3 मोल इनिशियली यहां होते तो क्या होता,
3 मोल इनिशियली यहाँ होते हैं तो क्या होता, हाँ इसमें से 1 मोल यहाँ शिफ्ट होता, 1 मोल यहाँ शिफ्ट होता, यानी अगेन प्रोसेस इधर से रिवर्स सोचोगे तो 3 में से 2 1 ही मोल शिफ्ट होता, तो यानी ये प्रोसेस इस तरह से आता। यानी यहां पर आप ये कह सकते हो मैंने ये कर्व यहां से यहां बना लिया, आधा पार्ट अगर बनाना है तो यहां से यहां मैं सोच सकता हूं, क्योंकि अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 मोल यहां शिफ्ट होगा, फिर प्रोसेस रुक जाएगा, फिर कोई चेंज नहीं होगा। हाँ यहां पर आप में से हो सकता है बहुतों को लग रहा नहीं सर कुछ चेंज तो होता है, भाई इक्विलिब्रियम तो आ गया लेकिन कुछ अभी भी इधर से इधर जा रहे होंगे, कुछ यहां से यहां जा रहे होंगे। तो यहां पर मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, ये जब हम देखते हैं तो हमने कहा था थर्मोडायनेमिक्स जो हम स्टडी कर रहे हैं वो मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स है। 3 में से जब 2 मोल यहाँ चले गए तो अगर आप एज ए होल अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कोई चेंज नहीं हो रहा है। बहुत माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो शायद आपको तब आपको दिखेगा, लेकिन हम माइक्रोस्कोपिकली नहीं देख रहे हैं, हम तो ओवरऑल कंटेनर को देखेंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा। आपको लग रहा है मेरी बात, तो मैं यूँ कह सकता हूँ आपका रूम जिस रूम में आपको दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, क्या ऐसा नहीं हो रहा कि आपके रूम के अंदर की एयर बाहर जा रही है और बाहर के अंदर आ रही है? हो रहा है। आपको दिख रही है? नहीं दिख रही, आपको नहीं दिख रही है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो दिखेगी। बट थर्मोडायनेमिक्स हम माइक्रोस्कोपिकली नहीं देख रहे। तो हाँ 3 में से 2 मोल चले गए, 1 मोल यहाँ रह गया, सिस्टम किस स्टेट में आ गया, इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर आप कह भी सकते हो कि जब यहाँ पर यूनिवर्स की एंट्रोपी मैक्सिमम हो गई, अब राइट नाउ जो कंडीशन है उसमें मैक्सिमम हो गई, अब कोई चेंज नहीं होगा, तो ये जो स्टेट है इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी एक पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हो, एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बिकम्स मैक्सिमम, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बिकम्स मैक्सिमम, राइट। यूनिवर्स की, ध्यान रखना सिस्टम की नहीं। राइट नाउ ये अलग बात है कि सराउंडिंग्स में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो जो सिस्टम की एंट्रोपी है वही यूनिवर्स की हो जाएगी, तो राइट नाउ आप बोल सकते हो। बट अदरवाइज सराउंडिंग्स में भी कुछ चेंज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम जब आएगा तो यूनिवर्स की एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बिकम्स मैक्सिमम। यानी यहां पर आप ये कह सकते हो कि कोई ये जो प्रोसेस का कर्व कुछ इस तरह से होगा, अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो यहां आके रुकोगे, इनफैक्ट यहां से भी स्टार्ट होगा तो आप यहीं आके रुकोगे। इसीलिए हम एक लाइन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप पढ़ते हो, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। यहां से स्टार्ट करोगे तब भी यहीं आके रुकोगे, यहां से स्टार्ट करोगे तब भी यहीं आके रुकोगे। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन, राइट। नाउ ये एंट्रोपी के लिए मैंने आपको समझाया, ये कर्व इसी तरह से आता है। अब इसी चीज को हमें केमिकल रिएक्शन पर ट्रांसफर करना है। अब क्या होता है, यहां पर ये बड़ा आसान सा एग्जांपल था, मुझे थोड़ा बताने में भी आसान रहा कि कितने मोल शिफ्ट होंगे। अब इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, आपको पता है कोई केमिकल रिएक्शन 20% होने के बाद रुक जाती है, कोई 30% के बाद, कोई 70% के बाद। यहाँ पर भी हो रहा है, मोल्स यहाँ से यहाँ ना ट्रांसफर होना स्टार्ट हुए, लेकिन 66.6% ट्रांसफर होने के बाद रुक गए। यहाँ पर भी ये होगा कि मान लो 70% होने के बाद रिएक्शन रुक गई, हो सकता है 30%, यानी लॉजिक यहाँ पर भी वही लगेगा। क्या लगेगा कि अगर मान लो मैं कहता हूँ कि 70 यानी जो भी है 2/3 रिएक्शन होते होते यूनिवर्स की एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, तब तक तो ये रिएक्शन होगी, यानी यहां पर आते आते यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो गई, मैक्सिमम। यही इसी तरह का कर्व होगा, अगर वो 20% हो रही तो 20% पर यूनिवर्स की एंट्रोपी मैक्सिमम हो रही होगी, 50% हो रही तो 50% पर मैक्सिमम हो रही होगी, इसीलिए कर्व तो है सारा। और यहाँ पे भी वही चीज है, यहां से स्टार्ट करोगे तब भी यहीं पहुंचोगे, यहां से स्टार्ट करोगे तब भी यही पहुंचोगे, यानी इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। हमेशा हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी, यूनिवर्स की एंट्रोपी का कर्व इसी तरह का होगा। अगर ये मैक्सिमा इस 100% के ज़्यादा क्लोज है तो आप कह सकते हो उसका एक्सटेंट ज़्यादा होगा, और ये मैक्सिमा 0% के ज़्यादा क्लोज है तो एक्सटेंट उसका कम होगा। हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स का कर्व इसी तरह से होगा। कर्व प्लॉट करना आसान काम नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी निकालनी तो डेल्टा एस सिस्टम भी निकालना पड़ेगा और डेल्टा एस सराउंडिंग्स भी निकालना पड़ेगा, तब जाके कर्व प्लॉट कर पाओगे। इसीलिए मैंने पहले यहां से समझाया, फिर उसको यहां पर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर ये केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हो रही हो, जो कि हम मानते भी हैं सारी रिएक्शन होती है, तो यहां पर
प्रोसेस अगर हो रहा है तो इसकी फिजिबिलिटी आप गिब्स एनर्जी से भी बता सकते हो। और हमें पता है डेल्टा जी सिस्टम जो होता है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो माइनस डेल्टा एच यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी तो गिब्स एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर ये एंट्रोपी का कर्व है, यहाँ से अगर हम गिब्स एनर्जी ऑफ सिस्टम का कर्व बनाएं तो ये कर्व कुछ इस तरह से आएगा, ये ऊपर जा रहा है, गिब्स एनर्जी जो है वो कुछ नीचे होगी, तो ये कर्व कुछ इस तरह से आना चाहिए। और यहाँ पर जहाँ यहाँ पर मैक्सिमा है वहाँ इसका क्या होगा, मिनिमा होगा। यहाँ मैक्सिमा तो यहाँ इसका क्या होगा, मिनिमा होगा। यानी एक को लाइन एट इक्विलिब्रियम गिव्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यूनिवर्स नहीं, एट इक्विलिब्रियम गिव्स एनर्जी ऑफ सिस्टम बिकम्स मिनिमम। और यहां से क्या बोला, एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बिकम्स मैक्सिमम। ये दो पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। शायद आप में से कुछ ने, जब मैंने लास्ट ईयर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया तो वहाँ पर ये हेडिंग बोली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, वहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे और मैं वहाँ बोलता हूँ कि एक दो पॉइंट्स और हम वहाँ ऐड करेंगे। तो ये दो पॉइंट्स है जो कि आप ऐड कर सकते हो इक्विलिब्रियम स्टेट से, कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बिकम्स मैक्सिमम एंड एट इक्विलिब्रियम स्टेट गिव्स एनर्जी ऑफ सिस्टम बिकम्स मिनिमम। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ये इस तरह का कर्व होता है, गिव्स एनर्जी का कर्व इस तरह से होता है। फिर से वही कहूँगा, ये मिनिमा इसके क्लोज है तो एक्सटेंड ज़्यादा होगा, मिनिमा इसके क्लोज है तो एक्सटेंड कम होगा। तो ये कर्व इस तरह से आते हैं। अब यहाँ क्या होता है, गिव्स एनर्जी, ये जो कर्व इसमें केवल सिस्टम इन्वॉल्व है, इसीलिए इस कर्व, ये कर्व हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये कर्व कम क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों ही इन्वॉल्व है, तो ये कर्व प्लॉट करना मुश्किल होता है, कंपेरेटिवली ये कर्व प्लॉट करना आसान होता है। तो अब फाइनली हम आगे इस पर्टिकुलर कर्व को डिस्कस करेंगे, गिव्स एनर्जी वाले कर्व को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टार्ट यूनिवर्स के कर्व से क्या था समझाया यहाँ से, उसको मैंने यहाँ पर सुपर इम्पोज कर दिया। ये मेनली अभी आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, कर्व नीचे जाके ऊपर आएगा, ये आपको बस है, ये ज़्यादा नीचे होगा, ये ऊपर होगा, अभी उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये कि कर्व नीचे जाके ऊपर आना चाहिए, एक मिनिमा आना चाहिए और यहाँ पर एक मैक्सिमा आना चाहिए। अब यहाँ पर ये कर्व भी प्लॉट कर लिया। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, कह सकते हो कि एक अच्छा खासा डाउट है जो मैं पूछ रहा हूँ आपको, और आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप उसका जवाब दें, राइट। और फिर देखते हैं उसका जवाब क्या है वो। बट एक क्वेश्चन माइंड में आता है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी, ये कोई केमिकल रिएक्शन है जैसे यहाँ थी, और मैं आपसे कहता हूँ कि इसका यार डेल्टा जी निकालो, तो आप कहोगे ठीक है सर निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये वैल्यू दे दो, टेम्परेचर दे दो, डेल्टा एच दे दो, तो आप ये डेल्टा जी निकाल देते हो। ये डेल्टा जी रिएक्शन है तो रिएक्शन बोल दोगे वॉटेवर, ठीक है। ये डेल्टा जी आपने यहाँ पर निकाल दी, और नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको नहीं देखूं तो क्या बोलता हूँ, डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस इज फिजिबल, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, राइट। ये कौन, डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस इज फिजिबल, और हम ये कह देते हैं डेल्टा जी पॉजिटिव तो प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा। यही बोलते हैं, डेल्टा जी नेगेटिव तो फिजिबल, डेल्टा जी पॉजिटिव तो नहीं होगा, ये हम बोलते हैं। नाउ अब मेरा डाउट क्या है यहाँ पर, ये इस पार्ट को मैंने हटा दिया क्योंकि अब मुझे केवल फोकस गिब्स वाले पार्ट पे करना है, ठीक है ना। ये एक्सटेंट है यहाँ पर, बहुत ढंग से सुनोगे तभी समझ में आएगा, बाकी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं, राइट। बहुत अच्छी तरह से सोचोगे तभी मेरी बातें समझ में आएगी, जितनी जल्दी आप नहीं समझ में आएगी, घुसना पड़ेगा दिमाग में, मेरी बातें घूमती रहेगी तो ये मेरी बात आपको समझ में आएगी। मेरा क्वेश्चन ये कि ये जो डेल्टा जी आपने यहाँ निकाला है, ये इस ग्राफ में कौन सा, ये कर्व तो गिब्स एनर्जी का है, और हम कह रहे हैं इस रिएक्शन के लिए कर्व है, तो ये डेल्टा जी यहाँ पर जो आप निकाल रहे हो इस ग्राफ में कौन सा है, इस ग्राफ में कौन सा है ये। चलिए ऑप्शन में देता हूँ आपको लग रहा है कि क्या ये जो डेल्टा जी मैंने यहाँ निकाला है, क्या ये वाला है, ये जो निकाला है, जी लिख देता हूँ, रिएक्शन तो दिखे, एक ऑप्शन,
या ये यहां से यहां तक का ये वाला हो सकता है आप में को माइंड में और भी कुछ हो तो मुझे नहीं पता, बट अभी ये दो तो मुझे दिख रहे हैं। ये कर्व वही है, गिव्स एनर्जी ऑफ सिस्टम का। लेकिन ये जो डेल्टा जी हम यहाँ निकाल रहे हैं, ये वाला डेल्टा जी है या ये वाला डेल्टा जी है? ये कौन सा डेल्टा जी है, ये आपको बताना है। चलिए अब दोनों में से कौन सा है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। मोस्टली जब मैं क्लास में पूछता हूं तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की ओपिनियन ये भी आती है और बहुतों की ओपिनियन ये भी आती है। इवन मैं ये भी नहीं बता सकता कि इसकी ज़्यादा आती है इसकी ज़्यादा आती है, वो भी फिक्स नहीं होता है, वो रैंडमली होता है। चलिए अगर मैं कहता हूं कि लेट से ये डेल्टा जी जो आया वो -50 है, लेट कोई वैल्यू ले लो, है ना। एक मुझे ये चीज पता कि अगर ए से बी का डेल्टा जी नेगेटिव हो तो अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दूं, बी से ए बन रहा है तो इसका साइन बदल जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा, नहीं इसका डेल्टा जी क्या आ जाएगा +50, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो अगर आप कहते हो कि ये वाला डेल्टा जी है तो बी से ए का डेल्टा जी क्या होगा, ये वाला होगा। फिर जब बी से ए का डेल्टा जी होगा तो वो तो ये वाला होगा, तो इसका डेल्टा जी और इसका डेल्टा जी का मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है। ए से बी का ये है तो बी से ए का मैग्नीट्यूड तो कुछ और आएगा, जबकि यहां पर तो अगर मुझे कहोगे रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो मैं तो डेल्टा जी का साइन बदल दूं। तो अगर आप ये मानते हो तो रिवर्स का ये होगा, यानी दोनों का ए से बी का डेल्टा जी तो बी से ए का डेल्टा जी का मैग्नीट्यूड अलग हो, ग्राफिकली अलग आना चाहिए, लेकिन यहां से तो हम कह रहे हैं कि सेम आना चाहिए, तो ये तो गड़बड़ है, यानी ये डेल्टा जी ये नहीं है, राइट। इसमें तो ये गड़बड़ हुई, तो ये वाला ऑप्शन यहां से चला गया। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन पर आते हैं। उससे पहले मुझे ये भी पता है, अभी जस्ट मैंने एक लाइन बोली थी, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। यहां से स्टार्ट करोगे तब भी यहां आके रुकोगे, और यहां बी से स्टार्ट करोगे तब भी यहां आके रुकोगे, यानी बी से स्टार्ट करोगे तब भी आप यहां आओगे, बी से स्टार्ट करोगे यानी बी ए में कन्वर्ट होगा। तो अगर मैं यहां से देखता हूं, ये यहां से ये वाली बात तो समझ में आ रही है अब यहां पर कि हाँ, अगर लगता सर ये है तो ये डेल्टा जी -50, यहां से अगर आप ये देखोगे तो -50, तो यहां से यहां देखोगे तो +50, उस एंगल से बात तो सही लग रही कि सर -50 +50 ये दिख तो रहा है, लेकिन डाउट ये आता है अब इसको नहीं देखो और केवल यहां से देखोगे तो आप क्या बोलोगे, -50 तो सर ए से तो बी बन जाएगा, जबकि मैं यहां से देखूंगा तो बोलूंगा नहीं बी से ए नहीं बनेगा, जबकि यहां पर मैं स्टार्ट करूंगा तो क्या बोलूंगा आपसे, नहीं बी से ए भी बनेगा, और ए से अगर आप ए से स्टार्ट करोगे तो बी बनेगा, कितना बनेगा, जो भी ये रिएक्शन है मान लो 70% है तो 70%, और बी से स्टार्ट करूंगा तो बी से ए कितना बनेगा 30% बनेगा। तो ग्राफिकली तो ये फील आ रहा है कि ए से बी भी बनेगा, अगर ए से स्टार्ट करो तो बी बनेगा, बी से स्टार्ट करो तो ए बनेगा, लेकिन यहां से जब मैं सोच रहा हूं, यहां से मैं जब सोच रहा हूं तो ए से तो बी बनेगा, लेकिन बी से स्टार्ट करूंगा तो ए नहीं बनेगा। इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन, ये यहां से गड़बड़ हो रही है। मैथमेटिकली ठीक है, ये +50 ए से बी का +50 तो बी से ए का -50, या ये -50 तो ये +50, वो ठीक है, वो गड़बड़ नहीं हो रहा, लेकिन आपको मैं ग्राफ नहीं देता हूं, केवल ये इंफॉर्मेशन देता हूं, तो आप क्या बोलोगे सर, ये देता हूं हाँ ए से भी बनेगा, बनेगा क्यों बनेगा, डेल्टा जी नेगेटिव है, फिर मैं कहूंगा बी से ए बनेगा, आप कहोगे नहीं बनेगा, आप कहोगे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव है। और अगर मैं यहां से इस पार्ट को हटा देता हूं, ये बात ही नहीं करता हूं, और इस कर्व से स्टार्ट करता हूं, कर्व से स्टार्ट करता हूं, कुछ भी यहां पर नहीं लिखा हुआ है, आपसे पूछूंगा क्या कंटेंट में ए डालूंगा तो बी बनेगा, आप कहोगे हाँ बनेगा, क्या बी डालूंगा तो ए बनेगा, आप कहोगे हाँ बनेगा। समझ में आया कंफ्यूजन?
अब क्या करें, अब क्या करें, कंफ्यूजन है। आप कह सकते हो सर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो आप। यस, मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था, लास्ट टाइम भी कहा था कि ये अगली वाली क्लास में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसमें अच्छी खासी आपको प्रॉब्लम होगी, कंसेप्ट आपके सारे हिल जाएंगे। हो सकता है आप में से बहुतों को लग रहा हो कि सर हाँ सर, इस क्लास से पहले तक तो एंट्रोपी समझ में आई थी, ब्लैक एनर्जी, यूजफुल एनर्जी सही समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि सर सब गड़बड़ हो गई, सब गड़बड़ हो गई, पता नहीं क्या पढ़ा है सर, अब तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है अभी, क्या अब क्या करें, चलो और गड़बड़ पर आते हैं। ये तो है ही है, इसका आंसर तो अभी बात करेंगे, ये इसका एक और गड़बड़ पर आता हूं। जब मैंने आपको एंट्रोपी वाला पार्ट बताया था, ये कहा था कि A प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू C, मान लो ये कोई रिएक्शन हो रही है और यहां पर मान लेते हैं कि किसी टाइम पर इसका प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर, इसका प्रेशर है 5 एटमॉस्फेयर और C भी ऑलरेडी थोड़ा बन चुका है, ऐसा मान लो 1 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर है। अब यहां पर हमने क्या किया, A के कुछ प्रेशर कम हुआ तो A का प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर कम होगा तो B का 2 एटमॉस्फेयर कम हो जाएगा, आप लोगों को पता है, और इसका 1 कम होगा तो इसका 2 हो जाएगा। यानी अगर ये रिएक्शन हो रही है तो जब ये रिएक्शन हो रही तो A का प्रेशर 2 से चेंज होता है, यानी ऐसा तो नहीं 2 से सडनली 1 आ जाएगा, नहीं होगा, 2 से कम हो रहा है और 2 से कहां आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। B का प्रेशर भी चेंज हो रहा है 5 से 3 और C का प्रेशर भी 1 से, C का प्रेशर भी चेंज हो रहा है। और जब मैंने आपको एंट्रोपी चेंज के लिए कहा था तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास एक डेटा बैंक है जिसमें एंट्रोपी का डेटा है, लेकिन वो डेटा किसी न किसी प्रेशर और टेम्परेचर पर है। तो चलो मान लेते हैं कि थ्रू आउट दिस रिएक्शन टेम्परेचर तो 298 केल्विन ही है, तो टेम्परेचर तो A का भी वही रह रहा है, B का भी वही रह रहा है, C का भी वही रह रहा है, A B C का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन A B और C का प्रेशर तो चेंज हो रहा है। A का प्रेशर 2 से 1 आ गया, B का 5 से 3 आ रहा है, अब 5 से ऐसा थोड़ी स्थिति हो जाएगा, 5 से पहले थोड़ा 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 कम होगा, C का भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम एंट्रोपी का डेटा पुट करते हैं तो यहाँ पर मैं कहता हूँ एंट्रोपी का डेटा तो किसी न किसी प्रेशर और टेम्परेचर का होगा। आप यही करते हो, एंट्रोपी ऑफ C माइनस एंट्रोपी ऑफ A माइनस 2 टाइम्स एंट्रोपी ऑफ B, इसी तरह से हम कुछ करते हैं। तो ये डेटा किस प्रेशर का यूज करोगे, ये कौन से प्रेशर का यूज करोगे, क्योंकि A का प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है, B का भी कांस्टेंट नहीं है, C का भी कांस्टेंट नहीं है, किस प्रेशर का यूज कर, मैं उस टेबल में से कौन से प्रेशर का डेटा लूं, मेरा प्रेशर तो चेंज हो रहा है, वो तो फिक्स ही नहीं। हमने जो डेटा पुट कर दिया, मैंने बोल दिया था डेटा गिवन होगा, हमने वो डेटा पुट कर दिया, आंसर भी आ गया, सब कुछ है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट तो पीछे से पेज पलट रहे होंगे कि सर ने क्या किया था, पहले क्या है, कुछ नहीं, वैल्यू कैसे की थी, डाल दी, और तो कोई डेटा ही नहीं था, डेटा जो था वो पुट कर दो, हो जाते क्वेश्चन सॉल्व। डेटा तो वही थे और तो कोई डेटा था नहीं, तो जो दे रखा था वो पुट कर दो, आंसर आ ही जाएगा, और तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमने पुट कर दिया। ये होता है बहुत बार, क्या होता है, बहुतों को मैं बता दूं जो जेई देते हैं उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होते, लेकिन क्या होता है, एक फॉर्मूला पता है, उसके अलावा हमें पता है कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होती है, अब ये फॉर्मूला है, ये वैल्यूज, तो पुट तो यही करना पड़ेगा, पुट कर देते हैं, आंसर हो जाता, आ जाता है। लेकिन अगर पूछो कि ये कैसे होगा, क्यों ऐसा कर रहा हूं, वो नहीं पता, वो नहीं पता, जो चीज यहां हो रही है। सही बोल रहा हूं मैं, आपको लग रहा होगा, मैंने ऐसे बहुत सारे टॉपर्स को ऐसा देखा है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हुए हैं, आंसर आए हुए हैं, जेई में भी ऐसा किए हुए, यानी पास्ट में जेई में जिन्होंने एग्जाम दिया उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। जेई में कोई क्वेश्चन आया, बाद में मैंने पूछा ये कैसे कर लिया, हाँ सर कर लिया था, कॉन्सेप्ट नहीं पता थे, बट उनका जेई में मार्क्स पूरे, कोई। तो यहां पर ये भी डाउट है, चलिए तो अब इसको कैसे समझे इस चीज को, अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं। इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको थोड़ा सा ढंग से सुनना, जो मैं बातें आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो रिएक्शन है A + 2B कन्वर्टिंग इनटू C,
किसी टाइम पर इसका प्रेशर है पीए, इसका प्रेशर है पीबी और इसका प्रेशर है पीसी। ठीक है, और हमने क्या किया, अब इसमें से थोड़े से मोल्स डीएन मोल्स को रिएक्ट करवाया, केवल डीएन मोल्स को। तो इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे 2dn, और इसके कितने बनेंगे डीएन मोल्स बनेंगे। स्मॉल चेंज, अब डीएन बहुत कम है तो कह सकता हूं कि स्मॉल चेंज के लिए इसका प्रेशर तो अभी भी पीए ही रहा होगा, इसका पीबी ही रहा होगा और इसका पीसी रहा होगा, ये तो बोल सकता हूं क्योंकि ये तो चेंज बहुत कम का है, राइट। तो अब अगर मैं स्मॉल चेंज के लिए, इतने से चेंज के लिए कि इसके डीएन मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, इसके 2dn और इसके डीएन मोल्स बन रहे हैं, तो कह सकता हूं इसका प्रेशर, इसका और इसका प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, ए का पीए प्रेशर का एंट्रोपी का डेटा, बी का पीबी प्रेशर का एंट्रोपी का डेटा और सी का पीसी प्रेशर का एंट्रोपी का डेटा निकालेंगे और हम एंट्रोपी में चेंज निकालेंगे, चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिएक्शन। स्मॉल चेंज है इसीलिए डीएस लिख दिया। सी के कितने मोल्स, डीएन मोल्स इंटू एंट्रोपी ऑफ सी, किस प्रेशर का, पीसी प्रेशर का, माइनस डीएन मोल्स एंट्रोपी ऑफ ए माइनस 2dn मोल्स एंट्रोपी ऑफ बी। लिख सकता हूं स्मॉल चेंज के लिए। अब मेरे पास ये जो एंट्रोपी में चेंज आया है ये कब है, जब इसके केवल डीएन मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, केवल डीएन मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ये तब का एंट्रोपी में चेंज है। लेकिन अब मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां से ये डीएन को पहले कॉमन लिया, एस एस ए -2 टाइम्स एस बी -2, यानी ये ds क्या है, जब dn मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, dn मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तब का एंट्रोपी में चेंज है। और अब मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं, यूनिटरी, कि dn मोल्स रिएक्ट करते हैं तब एंट्रोपी में चेंज कितना आता है dsr का। तो जब 1 मोल रिएक्ट करेंगे तो एंट्रोपी में चेंज कितना होगा ds/dn, यानी मैंने क्या लगा दी, यूनिटरी लगा दी। लेकिन अब ये यूनिटरी जब मैं लगा रहा हूं यानी dsr/dn, यानी यहां पर मैं फिर से ये मान रहा हूं कि हाँ, जब 1 मोल रिएक्ट करेंगे तो कंडीशन सारी वही रहनी चाहिए। अगर वही कंडीशंस मेंटेन रहेगी जो इस स्मॉल चेंज में थी, वही कंडीशंस मेंटेन रहेगी तो 1 मोल रिएक्ट करने पर एंट्रोपी में चेंज कितना होगा dsr/dn का। वही कंडीशन से मतलब इसका प्रेशर PA, इसका PB और इसका PC, यही प्रेशर रहना चाहिए। तो यहां पर dn मोल्स, यानी मैं इसको वापस यहां ऊपर लिख दूंगा, अगर 1 मोल रिएक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dsr/dn, एंट्रोपी ऑफ C माइनस एंट्रोपी ऑफ A माइनस 2 टाइम्स एंट्रोपी ऑफ B। सोचो आप भी यही करते हो, एंट्रोपी ऑफ C माइनस एंट्रोपी ऑफ -2 टाइम्स एंट्रोपी ऑफ B। और इसे मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन एंट्रोपी पर यूनिट चेंज इन मोल्स, पर यूनिट चेंज इन मोल्स। यही लिखा था अभी आपने यहाँ पर कि dn मोल्स रिएक्ट करने पर एंट्रोपी में चेंज कितना हो रहा है dsr, तो 1 मोल रिएक्ट करने पर कितना होगा dsr/dn, यानी ये जो dsr/dn आया है ये 1 मोल रिएक्ट करने पर, A के 1 मोल रिएक्ट करने पर, B के 2 मोल और C के कह सकते हो वापस 1 मोल के लिए आया है। यानी ये जो डेटा है ये dsr/dn, ये dn मोल्स का नहीं है, ये dn मोल्स का डेटा है, लेकिन ये तो 1 मोल का डेटा है, प्रोवाइडेड प्रेशर PA, PB और PC रहे। और अब होता क्या है, जो गलत है, नहीं करना चाहिए, हम कर देते हैं, इसको डेल्टा SR लिख देते हैं, इसको डेल्टा SR लिख देते हैं। सही नहीं है, नहीं लिखना चाहिए, लेकिन अब आप जो देखते आए हो ये डेल्टा SR इक्वल्स टू HC SA और ये देखते हुए आए, राइट। तो ये 1 मोल का, यानी कंडीशन वही रहनी चाहिए, मतलब वही dy/dx वाली बात हो गई। dy/dx क्या है, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, प्रोवाइडेड y x के साथ उसी तरह से वेरी करे, y का वेरिएशन वही रहना चाहिए, यानी यहां पर भी कंडीशन वही रहनी चाहिए, प्रेशर PA, PB, PC वही रहना चाहिए। ये डेटा तब डिफाइंड है कि जब इसका प्रेशर PA रहेगा, PB रहेगा, PC रहेगा, तब डिफाइंड है। रियलिटी में अब आपको लग रहा नहीं सर वहां तो अगर 1 मोल रिएक्ट करेगा तो प्रेशर चेंज होगा, तो प्रेशर चेंज होगा तो वहां पर एंट्रोपी चेंज भी कुछ और होगा, वहां प्रेशर चेंज होगा तो एंट्रोपी चेंज भी कुछ और होगा। लेकिन ये डेटा तो ये कह रहा है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो एंट्रोपी में चेंज इतना होगा। मैं तो ये टर्म ऐसे डिफाइन कर रहा हूं,
मैं तो ये टर्म ऐसे डिफाइन कर रहा हूं कि अगर प्रेशर पीए पीबी पीसी रहेगा तो एंट्रोपी में चेंज इतना होगा। यही टर्म आपको ये बता रही है, ये टर्म आपको यही बता रही है कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो 1 मोल चेंज होने पर, 1 मोल रिएक्ट करने पर एंट्रोपी में इतना चेंज होगा। ये टर्म आपको ये बता रही है। रियलिटी में प्रेशर वेरी करेगा तो ठीक, वेरी करेगा। इवन आपको कहते हो कि सर 5 मोल रिएक्ट कर जाएंगे, 5 मोल रिएक्ट करने पर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन वो रियलिटी वो तब है आंसर जब प्रेशर पीए पीबी और पीसी ही रहेगा। प्रेशर पीए पीबी और पीसी यही कंडीशन रहेगी। हाँ देखो, आपको लग रहा है सर ऐसे तो हो ही नहीं सकता, हो तो सकता है एक केस में कि सर 5 मोल, यानी मैं कह दूं 1 मोल रिएक्ट कर जाए और आपको लग रहा हो सर 1 मोल रिएक्ट करेगा तो प्रेशर तो चेंज हो गया होगा। जरूरी नहीं है। इमेजिन करो एक बहुत बड़ा कंटेनर हो, ए के हजारों मोल्स है, बी के लाखों मोल्स है, सी के भी हजारों मोल्स है। अब वहां पर ए का 1 मोल रिएक्ट कर जाएगा तो ए का बी का या इनके प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। ए के 5 मोल रिएक्ट कर जाए तब भी नहीं होगा। उस केस में मैं कह सकता हूं कि मैंने DSR अपॉन DN निकाला। अब आप कहते हो नहीं सर वो तो 5 मोल रिएक्ट करेंगे, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि उस केस में हजारों मोल्स है तो ये प्रेशर जो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर कंटेनर छोटा है और आपको लग रहा नहीं सर 1 मोल पर प्रेशर चेंज हो जाएगा तो ठीक है, मेरा आंसर जो होगा वो एक्चुअल आंसर से, रियलिटी से मैच नहीं करेगा। लेकिन मैं तो जब भी अपना आंसर दे रहा हूं मैं ये कंडीशन बोल रहा हूं, मैं ये कंडीशन बोल रहा हूं। हाँ यही बस प्रॉब्लम है कि वो दिखती नहीं है यहां लिखी हुई है, लेकिन वो कंडीशन है कि ये एंट्रोपी में चेंज तब है, यानी 1 मोल का रिएक्ट करने पर इतना एंट्रोपी में चेंज होगा कब, जब इसका प्रेशर पीए पीबी पीसी और टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट। और ये यानी ये जो आप डेल्टा एस अभी तक लिखते आए हो ना, ये डेल्टा एस नहीं है, ये ds अपॉन dn है। और ये जो फॉर्मूला आप यहां लिख रहे हो, ये जो फॉर्मूला आपने यहां लिखा है, बेसिकली ये मैं आपको बताऊं, ये dgr अपॉन dn है, ये dhr अपॉन dn है, और ये t dsr अपॉन dn है। मतलब ये जो डेल्टा जी है, ये डेल्टा जी जो है वो किसी टाइम पर इस कर्व का स्लोप है। अब आप पूछोगे किस टाइम पर, जब प्रेशर पीए पीबी और पीसी है, यानी ये जो डेल्टा जी ना तो ये है ना ये है, ये तो इस टाइम का स्लोप है, ये इस टाइम का स्लोप है, ये dg बाई dn। देखिए बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूं, आसान नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूं, ये इस पॉइंट का स्लोप है कब, जब ए का प्रेशर पीए, बी का पीबी और सी का सी, ये उस टाइम का स्लोप है। और राइट नाउ यस dg बाई dn नेगेटिव है, इस कंडीशन पर a से b कन्वर्ट होगा, इसी कंडीशन पर b से a नहीं होगा। यानी ये जो आप डेल्टा जी आप निकालो, जैसे मैंने कहा था ये अगर -50 है इस कंडीशन पर, अब आप इस कंडीशन पर a से b बनेगा, इस कंडीशन पर b से a नहीं बनेगा। अब गड़बड़ क्या हो रही है, इस कंडीशन की बात हो रही है, इस कंडीशन पर ही हम बात कर रहे हैं। ये कंडीशन अलग है, यहां कंटेनर में केवल a है, यहां कंटेनर में केवल b है, वो अलग अलग कंडीशन है, वो अलग अलग कंडीशन। आप सोच रहे हो ये जो यहां का dg बाई dn अलग होगा, यहां का dg बाई dn ही अलग होगा, हम उसी को यूज कर रहे हैं। यहां का dg बाई dn अलग होगा, यहां का dg बाई dn होगा, यहां का dg बाई dn अलग होगा। यानी एक रिएक्शन हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है रिएक्शन का डेल्टा जी, नहीं, रिएक्शन का डेल्टा जी मतलब dg बाई dn हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, हर जगह अलग अलग है, कांस्टेंट नहीं है, हर जगह वो अलग अलग है। समझ में आ रही मेरी बात, यहां का अलग है, यहां का अलग है, यहां का अलग है, वो सेम नहीं है। और अगर आपको लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, इवन यहां पर भी जो क्वेश्चंस बहुत सारे हमने किए थे ना, जहां पर मैंने आपको डेटा दिया था NO2 वाला क्वेश्चन कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, एंट्रोपी ऑफ C, एंट्रोपी ऑफ B, एंट्रोपी ऑफ A, और जब प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर कर दिया तो मैं आपको बताऊं टोटल 10 एटमॉस्फेयर नहीं है, ये टोटल 1 एटमॉस्फेयर नहीं था, A का, B का, C का हर एक का 1 एटमॉस्फेयर था, और जब 10 किया तो हर एक का 10 किया है। इसीलिए हर एक के फॉर्मूले में NR ln P1 by P2, हर एक का प्रेशर 10 by 1 P या 1 by 10, हर एक का इंडिविजुअली आपने ये फॉर्मूले लिखे थे, जाके देखना।
और एक और चीज बता दो, यानी किसी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर मैं कहता हूं कि 1 एटमॉस्फेयर, यहां पर जब बोला जाता ना 1 एटमॉस्फेयर, इसका मतलब ये नहीं कि टोटल मिला के, ज्यादातर जगह पर देखो कोई डिफाइन कैसे करा अलग बात है, बट इसका मतलब ये होता है 1 एटमॉस्फेयर मतलब इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, ये मतलब होता है। और ये जो NO2 वाला क्वेश्चन किया था उसमें यही है, आप फॉर्मूले को थोड़ा देखोगे तो 1 से 10 एटमॉस्फेयर, हर एक का प्रेशर आपने 1 से 10 एटमॉस्फेयर पर, यानी वो जो डेटा था 1 एटमॉस्फेयर को हर एक के लिए आप 10 एटमॉस्फेयर पे लेके गए, मतलब N2 का प्रेशर भी 1 से 10, O2 का भी 1 से 10 और NO2 का भी 1 से 10 किया, यानी ये इस कर्व का स्लोप है, इस कर्व का स्लोप है। इसीलिए यहां पर ये जो dg/dn है ये इस कंडीशन का है, जिस कंडीशन जब प्रेशर ए का और बी का कुछ गिवन होगा, ये उस कंडीशन का स्लोप है। और अगर यही मान लीजिए आप किसी टाइम पर इस सिचुएशन में हो, यानी जब ए का और बी का प्रेशर कुछ अलग तरह से है, यहां पर ए और बी का प्रेशर अलग है, यहां पर ए और बी का प्रेशर अलग है, यहां पर ए से बी नहीं बनेगा, यहां पर बी से ए बनेगा। इस कंडीशन पर क्या है, एग्जैक्ट जीरो पर तो हम डिफाइन ही नहीं करते, जीरो से थोड़ा इधर सोचोगे तो इस कंडीशन पर dg/dn की वैल्यू कुछ और होगी। यहां पर b बहुत ज्यादा है, a बहुत कम है, यहां पर a बहुत ज्यादा है, b बहुत कम है, यहां पर dg/dn की वैल्यू अलग होगी, यहां पर dg/dn की वैल्यू ही अलग होगी। आप सोच रहे हो कि ये डेल्टा जी आपको यहां पर ये पर्टिकुलर इसको और इसको, ये यहां से यहां का नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, कंफ्यूज्ड या सर मजा आ गया, दो चीजें हो रही होगी दिमाग में, बहुतों के माइंड में चल रहा होगा सर ठीक है सर हो गया 1 घंटा, इवन नोटिस किया होगा सर 1 घंटे में आप इतना जो बोले हो ना आज पहली बार, बाकी दिन तो आप इतना नहीं बोलते हो। यस कह सकते हो आप, नॉन स्टॉप मैंने, मुझे पता ही नहीं चलता, ये जब लेक्चर में पढ़ाता हूँ ना तो कब 1 घंटा निकल जाता है मुझे नहीं पता चलता। यस क्योंकि यहाँ पर मुझे सही में लगता है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको बताने में मुझे सही में बहुत मज़ा आता है। और वो मज़ा इसलिए आता है क्योंकि मैं एक ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि नहीं पता होती है, नहीं पता होती है, और बहुत सालों बाद, इवन आपको नहीं पता, मुझे बहुत बाद में ये बातें समझ में आई हैं। मुझे पता नहीं, मुझे भी टाइम लगा, इनिशियली मुझे नहीं समझ में आती थी, टाइम लगा है। तो आज ये चीज़ मुझे बताने में बहुत मज़ा आता है, और मुझे मज़ा आता है कि अगर किसी को समझ में आ जाए ना ये। यहाँ पर अभी मैं आपके कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ, ग्रुप में आप मुझे बताओगे कि सर समझ में आया या नहीं समझ में आया। वैसे नहीं समझ में आया ये लिखोगे तो दुख तो बहुत होगा मुझे। कोशिश तो पूरी है मेरी, कोशिश मेरी पूरी है। आप सोचो मैंने पूरा एक लेक्चर लगाया और अभी खत्म नहीं हुआ ये पार्ट, एक लेक्चर मुझे अभी और लगाऊंगा, मैं आपको एक लेक्चर में अभी और बताऊंगा इस पर्टिकुलर पार्ट पे। और शायद हो सकता है आप अभी तक इतना जो मैंने पढ़ा है ना, आप किसी बुक में देखोगे तो कहीं नहीं मिलने वाला, तो नहीं है बुक्स के अंदर, नहीं मिलेगा बुक्स में। जो मैं कह रहा हूँ सोचते वही है, लेकिन वो कोई इसको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर आप पूछो सर आपको कैसे समझ में आया, तो सीरियसली आप लोगों ने ही समझाया है। स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो डाउट्स है उससे मेरे को ये चीज़ समझ में आई। मैं भी फंस जाता था कि ये डेल्टा जी कौन सा है, ये वाला डेल्टा जी है, ये वाला डेल्टा जी। जब मैं बताता था ये वाला डेल्टा जी तो आप में से कोई मुझे पूछता था और फंसाता था, ये वाला, तब भी मैं फंसाता था। तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा ये क्या है, बुक्स में नहीं लिखा होता है। बट क्यों कहते हैं ना कि आदमी अपने आप इवॉल्व हो जाता है समझ में चीज, जो जब प्रॉब्लम फेस करते हैं ना तो उसका सॉल्यूशन मिलता है। और वो प्रॉब्लम्स में फेस करता गया, पूछते गए, आप लोग पूछते गए, मैं प्रॉब्लम फेस करता गया। और जब मैंने प्रॉब्लम फेस की तो मुझे सोचना भी पड़ा, मुझे दिमाग भी लगाना पड़ा, और जब मुझे दिमाग लगाना पड़ा तो वहां से सब कुछ समझ में भी आने लगा, निकल के आई। और आज मुझे उसी अच्छी बात ये क्या लगती है कि हाँ मैंने ये चीज़ समझी। शायद ये बातें इस तरह की शायद मैंने पहले आप लोगों से नहीं की होगी कभी, बट हाँ अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सब है वो क्या है, स्लोप है। ये इस कर्व का स्लोप है। अभी मैं और आपको बताऊंगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये अगर नहीं बताऊंगा तो इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे, और जेई के बहुत सारे क्वेश्चंस भी नहीं समझ में आएंगे। वो क्या होता है क्वेश्चन जेई के, कभी कभी क्या होता है कि ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये कर दो। बट इस कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज़ करोगे तो जो क्लियरिटी आएगी ना आपके माइंड में, वो आपको पता चलेगी, और तब आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है।
और मैं आपको बता दूं वो बहुत सारे क्वेश्चन जब आप करोगे ना आपको अब अच्छे समझ में आएंगे। लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जिनको ये पूछोगे ना तो कुछ नहीं पता है, लेकिन वो क्वेश्चन उनको पता है और आप खुद रियलाइज करोगे यार ये तुझे नहीं पता तो तू इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल रहा है। निकल जाते हैं आंसर तो कभी कभी, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली उस तरह से नहीं होता है। क्वेश्चन तो तब आएगा फजा जब पूछे कि ये जो डेल्टा जी निकाल रहे हो ना ये वाला डेल्टा जी है या ये वाला डेल्टा जी है। क्वेश्चन ये आता है तब प्रॉब्लम आती है, और इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, इसीलिए बात बन जाती है। खैर होपफुली अभी आप और ट्राई करिए। हाँ अभी मैं एक और चीज बता दूं, अभी एक लेक्चर और होगा, उसके बाद मैं आपसे यानी ग्रुप से पूछूंगा कि मेरी पूरी बात समझ में आई है या नहीं आई है। अभी के लिए आपको सोचना है, अभी के लिए सोचना। और ये जो मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि बहुतों को लग रहा है ऑनलाइन है इसीलिए प्रॉब्लम, ऑफलाइन में भी इसी तरह से होता है। पहले जब लेक्चर होता है जब मैं ये पढ़ाता हूँ तो नहीं बहुतों के पास प्रॉब्लम होती है, पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर उसमें थोड़ा बहुत सेटल होता है, 100% नहीं होगा। फिर जब आप क्वेश्चंस करोगे ना धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे तो वो अपने आप बातें सेटल होने लगेगी। क्योंकि क्या होता है मैं एक बार बोल रहा हूँ, दूसरी बार बोल रहा हूँ, तीसरी बार किसी क्वेश्चन में फिर बोला, फिर कोई क्वेश्चन आया फिर बोला, धीरे धीरे आप उस तरह से सोचने लगोगे जो मैं चाहता हूँ या जो मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ। तो इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर आप इस पर क्वेश्चन नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। इस पर क्वेश्चन भी करने होंगे, प्रैक्टिस भी करनी होगी, नोट्स को भी पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। थैंक यू। वैसे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया आज के लिए, तो चलिए इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।